अप्लाइड फिजिक्स। और लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर ख़त्म कर लिया था। और चैप्टर का गोल ये था कि आपके पास गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, बेशक वो डिस्क्रीट है या फिर कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, आपने उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी थी। तो इस केस में उसी हमारा पर्पस वही रहेगा इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि हमने गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, लेकिन सॉर्ट ऑफ इजी वे में। क्योंकि लास्ट एग्जांपल में हम देख चुके हैं कि अगर हमारे पास कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसकी इंटीग्रेशन करना मुश्किल काम है। तो अब हम एक कॉन्सेप्ट जो इसमें अंडरस्टैंड करेंगे वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का है। और दूसरा हमारे पास है गॉसी लॉ का। और गॉसी लॉ हमें अलाउ करेगा कि सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो। जैसे सिमेट्रिक का वर्ड हम आगे डिफाइन करेंगे। सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप कितनी आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। तो गॉसी लॉ, तो गॉस लॉ एक अल्टरनेटिव प्रोसीजर है टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मकसद वही जैसे मैंने बताया कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। जैसे कि आपके पास डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर आपके पास कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके लिए आपने किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है तो उसके लिए हम गॉस लॉ यूज़ करेंगे। और पहले वाले प्रोसेस में पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड कॉलम लॉ से कैलकुलेट कर रहे थे। तो अब हम गॉस लॉ से कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो ये हमें कोई आसानी प्रोवाइड करेगा? तो हाँ, ये आसानी देगा हमें। और वो उन केसेस के लिए आसानी होगी जिसकी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास सिमेट्रिक होगी। ये अगेन, ये मैं आगे ये डिफाइन करूंगा कि सिमेट्रिक का मतलब क्या है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसे कहते हैं। तो आपने अगर क्वांटिटी का जैसे वेक्टर फील्ड है इसमें, उसका आपने फ्लक्स डिफाइन करना है। तो इस केस में हमारे पास जो वेक्टर फील्ड है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितनी पास कर रही हैं एक एरिया में से, तो आप एरिया को इलेक्ट्रिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो फ्लक्स कई किस्म के हैं, आप डिफाइन कर सकते हैं। आप रिवर में जो वाटर मॉलिक्यूल है उनकी वेलोसिटी का उसका फ्लक्स आप डिफाइन कर सकते हैं। तो और आपके पास जो एयर में एयर विंड विंड है, अगर आपके पास कितनी जो एयर है एक यूनिट एरिया में से पास कर रही है, आप उसका एयर फ्लक्स भी डिफाइन कर सकते हैं। वो भी वेलोसिटी फ्लक्स ही होगा बेसिकली। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स ये है कि हमारे पास एक फ्लैट एरिया है, उसमें से परपेंडिकुलर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। तो अगर जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जैसे अगर 10 है और ये यूनिट एरिया हमारे पास है 2 मीटर स्क्वेयर। ये एरिया यूनिट एरिया तो 1 मीटर स्क्वेयर होगा, 1 मीटर स्क्वेयर है। और आप नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो 10 है इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हो जाएगा आपके पास फ्लक्स। तो आपके पास जो नंबर ऑफ फील्ड लाइन जैसे मैंने बताया कि पेनिट्रेट कर रही है परपेंडिकुलरली एरिया से, तो हम कहेंगे टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पेनिट्रेटिंग द सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई ए। क्योंकि जितना बड़ा एरिया होगा आपके पास, जितना बड़ा एरिया होगा आपके पास उतनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास करेंगी। तो डायरेक्ट डायरेक्ट रिलेशन हो गया। और इसी तरह जितनी मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की उतनी ये लाइंस क्लोज होंगी, और जितनी लाइंस क्लोज होंगी उतनी इस एरिया में से ज़्यादा लाइंस पास करेंगी। तो टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पेनिट्रेटिंग द सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई मल्टीप्लाई बाय ए। दोनों का, एरिया का और इलेक्ट्रिक फील्ड का, दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स हुआ जिसे मैं फाई ई से डिफाइन कर रहा हूँ, ई मल्टीप्लाई बाय ए। और इसके यूनिट्स हो गए, ई का चूंकि यूनिट है न्यूटन पर कूलम और ए का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, तो फाई की यूनिट हुई हमारे पास न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये हमारे पास था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हम ग्रेजुअली ये फ्लक्स की डेफिनेशन हमारे पास यही रहेगी, लेकिन हम इस डेफिनेशन को जनरल करते चले जाएंगे। तो ये हमारे पास जो एरिया था वो परपेंडिकुलर रखा हुआ था इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन कर लिया। और एरिया भी हमारे पास टोटली फ्लैट है। अ, कोई हमारे पास अगर एक पीस ऑफ वुड है लेट से, और वो टोटली फ्लैट है, उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। और अगर आपके पास फ्लैट ना हो या कोई और शेप हो, वो भी हम देखेंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता हम इस डेफिनेशन को
जनरलाइज करते हैं। और एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है जिसको हम डील करने लगे हैं, कि आपका जो एरिया है वो सर्टेन एंगल पे पड़ा हो, वो एग्जैक्टली परपेंडिकुलर ना हो। तो इस केस को डील करने के लिए हम, कि आप कोई भी एंगल पे प्रोवाइड करें एरिया, आप उसमें से फ्लक्स बता सकें, तो हम इसके लिए डिफाइन करेंगे एक क्वांटिटी जिसे कहते हैं वेक्टर एरिया। तो वेक्टर एरिया को डिफाइन करते हैं जैसे कि ये वेक्टर है, एक एरिया हमारे पास एक नंबर होता है, वो जैसे 2 मीटर स्क्वायर है, 3 मीटर स्क्वायर है, 4 मीटर स्क्वायर है। तो हमने अब उसको बनाना है वेक्टर, तो वेक्टर बनाने के लिए हम उसको असाइन करेंगे एक डायरेक्शन। तो हमारा वेक्टर एरिया होगा एक ये एरिया, ये जिसकी मैग्नीट्यूड होगी, मैग्नीट्यूड यही होगी जो हमारे पास वेक्टर एरिया की, लेट्स से इसकी ये विड्थ, और ये है 1 मीटर, ये भी 1 मीटर है। तो एरिया हो गया हमारे पास मैग्नीट्यूड 1 मीटर स्क्वायर। तो ये एरिया की मैग्नीट्यूड है। और अगर अब मैंने इसको एरिया वो बनाना है वेक्टर एरिया, तो मैं इसको डायरेक्शन असाइन कर दूंगा। तो ये रही इसकी डायरेक्शन। तो डायरेक्शन लेट से ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो ये बन जाएगा वेक्टर एरिया, ये लगी डायरेक्शन इसके साथ, तो ये बन गया हमारे पास एरिया। तो अब इसी तरह मैंने फ्लैट एरिया है, एरिया हमारे पास स्टिल फ्लैट है लेकिन वो सर्टेन एंगल टू इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये एरिया जो इसकी मैग्नीट्यूड है, और ये इसका वेक्टर जो साथ इसके ऊपर एम्बेड हुआ है, चिपका हुआ है इसके साथ, वो इसकी डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है। तो इस पूरी क्वांटिटी को एक प्लेन और उसके साथ जो वेक्टर अटैच है, इसे हम कहते हैं वेक्टर एरिया। ये रही इसकी मैग्नीट्यूड और ये रही इसकी डायरेक्शन। तो ये हमें वेक्टर एरिया अलाउ करेगा कि जिस आपके पास एरिया जो मर्जी एंगल पे पड़ा हो, आप उसमें से फ्लक्स बता सकें। तो अगर मैं इसका एरिया डिफाइन करूं, जैसे कि ये परपेंडिकुलर है, इसको वेक्टर एरिया दूं मैं, तो ये बनेगा यूं। तो एग्जैक्टली अलोंग द लाइन है ये इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और वेक्टर एरिया बिल्कुल पैरेलल है। ये वेक्टर एरिया है, एरिया नहीं है ये। अब ये वेक्टर एरिया और आपके पास जो फील्ड लाइंस है बिल्कुल पैरेलल है, तो आपके पास फ्लक्स मैक्सिमम है, क्योंकि तभी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली पास कर रही हैं इसमें से, एरिया में से। तो ये जब एंगल पे है, तो एंगल पे जब है आपके पास एरिया है, तो हमने वो कंपोनेंट चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एरिया में से पास कर रहा है परपेंडिकुलरली या पैरेलल टू, ये ज़्यादा सही टर्म है कि पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है। तो मैं वो कंपोनेंट लूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इसके पैरेलल टू वेक्टर एरिया है, तो वो होगा ये वाला। इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स अगर हों, तो एक आपके पास कंपोनेंट ये बनेगा और दूसरा कंपोनेंट हमारे पास होगा ये। तो ये तो अगर आप नजर आ रहा है कि ये पैरेलल टू प्लेन है, ये तो प्लेन में से पास नहीं करेगा। हाँ, ये वाला जो कंपोनेंट है ये प्लेन में से पास करेगा। और ये क्या कंपोनेंट है? ई कॉस थीटा। ठीक है, ये पैरेलल टू वेक्टर एरिया है। तो हम सिर्फ इस पैरेलल टू जो वेक्टर एरिया है कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया से, तो हमारे पास आ जाएगा फ्लक्स। तो बिल्कुल यही हम करने लगे हैं। तो ये हमें इलेक्ट्रिक एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के उस कंपोनेंट के साथ जो पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो है ई कॉस थीटा, तो हमारे पास आएगा फ्लक्स। तो ये कॉस थीटा के रिलेशन हमें दो वेक्टर क्वांटिटीज के दरम्यान में कौन सा प्रोडक्ट देता है? वो है डॉट प्रोडक्ट। तो ई डॉट डी, ई डॉट ए लिख सकते हैं हम। तो आप किसी भी एंगल पे एरिया प्रोवाइड कर दें आप, वेक्टर एरिया, तो आप बता सकेंगे कि उसमें से फ्लक्स कितना पास कर रहा है। जैसे कि एक पॉसिबिलिटी ये है कि आपके पास वेक्टर एरिया परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तो आप जैसे देख रहे हैं कि प्लेन में से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं कर रही, सारी उसके प्लेन से प्लेन के अवे जा प्ले के थ्रू नहीं जा रही, प्लेन के ऊपर से गुजर रही हैं। तो यहाँ पे होगा cos 90, cos 90 आपको फ्लक्स देगा 0। तो ये है हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्लैट सरफेस के लिए।